नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के कार्यक्रम गांधी दर्शन में आप सभी का स्वागत है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका देश की स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है जी, आज उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार पंकज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ जानकारी दें। मीनाक्षी जी, मेरा जो पत्रकारिता का कैरियर है करीब 20 साल का है और मैंने सबसे पहले अपना जो कैरियर शुरू किया था वो अल्फ़ा पंजाबी से शुरू किया था, चंडीगढ़ से। और वहाँ मैं एज ए ब्यूरो में रिपोर्टर था और उसके बाद मैं दिल्ली गया जी न्यूज़ में। तो जब मैं जी न्यूज़ दिल्ली में गया तो वहाँ से मुझे और अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे बॉम्बे जाने का मौका मिला और मैंने 3 साल बॉम्बे में काम किया। तो ये जो बॉम्बे का काम था ये डॉक्यूमेंट्री बेस्ड काम था, जिसमें मैंने मशहूर एक्टर इरफान खान के साथ, जो अब नहीं है हमारे बीच, तो उनके साथ मैंने काम करने का मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टिंग आप रेगुलर करते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्री और फीचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, उस चीज़ को समझना होता है और उसकी नीटिविटी, सब चीज़ को, प्रोडक्टिविटी को समझना होता है। तो बॉम्बे में मुझे वो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। उसके बाद जब मैं दिल्ली वापस आया तो उस दौरान टीवी में एक ट्रेंड था। पहले अगर आप देखते होंगे, आज की पहले खबरें होती थी टीवी में, 10-20 खबरें होती थी, लेकिन उस वक्त एक आधे घंटे का बुलेटिन का एक ट्रेंड शुरू हो गया था। तो हर चीज़ पे, एक सब्जेक्ट पे बहुत वास्ट प्रोग्रामिंग बनती थी। तो उस का मुझे फ़ायदा मिला और धीरे धीरे फिर प्रोग्रामिंग में हमने जो टॉपिक लिए उसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे डॉक्यूमेंट्री बनाई। मुझे याद है कि 2007 या 8 की बात है जब हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो 60 दिन, यानी कि आज़ादी के 7 दिन पहले जब पार्टीशन हो रहा था, तो इंडिया और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं या जो माउंटबेटन थे, उन सबके दिमाग में या पूरी देश में चल क्या रहा था। और वो डॉक्यूमेंट्री को इंडियन टेलीविज़न अवार्ड मिला था, बहुत सुंदर थी डॉक्यूमेंट्री। तो उससे फिर हम मेरा अपना भी और हमारी पूरी टीम का मनोबल बढ़ा और मैंने इस क्षेत्र में थोड़ा अपने आप को एक्सपेंड किया। तो उसके बाद फिर मैं जी में काम करता रहा प्रोग्रामिंग में। उसके बाद फिर 2013 के बाद मैंने निश्चय किया कि मुझे इंटरनेशनल चैनल में भी काम करना है, तो मुझे मौके मिले। उसके बाद फिर मैं स्पोर्ट्स में काम किया, ESPN सोनी स्पोर्ट्स, और उसके बाद फिर मैं BBC में पिछले 3-4 साल से अपने सेवाएं दे रहा हूँ। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि गांधी जी, ये जो स्पेशल शो है ये गांधी जी को डिवोट किया गया है और आपकी जो नॉलेज है इस विषय में बहुत ही वास्ट रही है हमारी जानकारी के अनुसार। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, गांधी जी का एक कॉमन मैन से एक महात्मा बनने तक का जो सफ़र रहा है पूरे देश के लिए, वो एक आइडल हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तारपूर्वक जानकारी दें। मीनाक्षी, देखो, जैसे हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ 2 अक्टूबर 1869 में। तो गांधी जी के जो फादर थे वो खुद एक छोटी सी रियासत थी गुजरात की, काठियावाड़, वहाँ के वो दीवान थे, जिसे हम उस ज़माने में प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो गांधी जी की जो आरंभिक शिक्षा हुई वो सारी वहीं पे हुई। तो उसके बाद गांधी जी को हायर स्टडी के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए। जब गांधी जी इंग्लैंड से हाई स्टडी करने के बाद आए तो उन्होंने कानून की पढ़ाई की और उन्हें साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला। और गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद के जो उस ज़माने में उस तरह की चीज़ें थी उससे उनका इनकाउंटर हुआ। वो एक ट्रेन में जा रहे थे और उनको ट्रेन का टिकट होते हुए इसलिए ट्रेन से निकाल दिया गया क्योंकि वो अश्वेत थे। इस चीज़ ने गांधी जी को बहुत गहरी चोट दी और शायद मुझे लगता है कि यही एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था शायद हिस्ट्री का, जहाँ से एक मामूली शख्स जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था वो महात्मा बने, बापू बने और राष्ट्रपिता बने। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं गांधी जी को पूरे देश आइडल के रूप में मानता है। गांधी जयंती को हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बट इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसकी इम्पोर्टेंस को विस्तार पूर्वक समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैंने इसमें पहले भी कहा था कि 2 अक्टूबर यानी कि जो गांधी जी का जन्म है, गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको हर इतिहासकार अपनी अपनी नज़र से देखता है और जाहिर है देखना भी चाहिए, क्योंकि सभी का मत एक जैसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, जैसे मैंने कहा कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो 2000 जब 1915 की बात है, जब गांधी जी इंडिया में आए तो उन्होंने पहले पूरे देश का भ्रमण किया। उन्होंने इस देश की नब्ज़ को समझा कि हमारे देश में जो एक गुलामी है उसमें लोगों की दिक्कत क्या है, किसानों को क्या दिक्कत है, कॉमन मैन को क्या दिक्कत है। उन्होंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की। ऐसा नहीं था कि तब लोग नहीं थे, तब बड़े बड़े नाम थे, बाल गंगाधर तिलक जी थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय जो फ्रीडम स्ट्रगल में
मशगूल थे और सभी लोग अपना रोल अदा कर रहे थे। लेकिन गांधी जी को लगा कि हमें कहीं ना कहीं कॉमन मैन को इससे कनेक्ट करना होगा, उनकी चीज़ों को लोगों से जोड़ना होगा, तभी हम इस मूवमेंट को आगे पहुंचा सकते हैं। और गांधी जी ने इसकी बहुत सुंदर शुरुआत की चंपारण से। ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि चंपारण में जो किसान थे बिहार में, उनको नील की खेती करवाई जाती थी और जो बहुत मुश्किल थी। तो गांधी जी वहाँ पे गए, उन्होंने इसके लिए सत्याग्रह किया और अंग्रेज़ों ने उनकी बात को सुना और वो खेती बंद हुई। मुझे लगता है शायद वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था जहाँ से गांधी जी को समझ आया या गांधी जी को लगा कि कॉमन मैन से जुड़कर कैसे हम अपने आज़ादी के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जी सर, ये बहुत ही विस्तारपूर्वक जानने वाली चीज़ होगी। जैसे महात्मा गांधी, मतलब हम पूर्णतः ये कह सकते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा और बापू तक का जो सफ़र है वो आसान तो नहीं रहा होगा। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार जो उनकी वो पूरी यात्रा रही, उसमें ऐसे कौन से दौर जो जुड़ते गए यात्रा में, जिससे वो महात्मा और बापू का जो उन्हें पदवी वो मिली? देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कॉमन मैन से कनेक्ट होने की कोशिश की। देखो, हम कोई भी चीज़ जब करते हैं उसके बेस होता है जी। तो बापू का ये मानना था कि हम किसी चीज़ को भी, उनका एक कथन था जो बहुत ही अच्छा लाइन है कि आप जब कोशिश करोगे लोग आपको बॉदर नहीं करेंगे, मतलब वो आपकी तरफ देखेंगे नहीं। और जब आप फिर कोशिश करोगे तो आप पे हंसेंगे जी। और जब आप फिर कोशिश करोगे तो आपसे वो लड़ेंगे जी। फिर जब आप फिर कोशिश करोगे फिर आप जीतोगे जी। तो मुझे लगता है कि बापू ने इसी प्रिंसिपल पे काम किया। उन्होंने कहा कि हमें सत्य और अहिंसा, इनकी ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे काम करना है। और उन्होंने हर कॉमन मैन, चाहे किसान हो, श्रमिक हो, हर उस समस्या को, हर उस चीज़ को समझा और उस हर चीज़ को वो कनेक्ट करते गए। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें जो 1920 का था, जिसमें कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में 1920 में एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि भारत में अगर हमें उपनिवेशवाद को ख़त्म करना है तो हमें फिर सरकार के खिलाफ होना पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने सभी से आग्रह किया कि लोग स्कूल ना जाए, कॉलेज ना दें, टैक्स ना दें। और इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस थे और जो इसका इम्पैक्ट हुआ वो कितना पावरफुल था। मतलब सरकारी दस्तावेजों के दौरान जो मतलब गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट रहे होंगे उस दौरान के, हम उसी के आधार पे कह सकते हैं, करीब उस समय 350 से ज़्यादा हड़तालें हुई और करीब जिसमें से 6 लाख श्रमिकों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गांधी जी की जो कांग्रेस ने बात कही, और गवर्नमेंट को करीब 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो इसका मकसद ये नहीं था कि इसमें कोई वॉयलेंस नहीं थी, लेकिन असहयोग आंदोलन का ये था कि जो आप हमारी बात सुनिए, हम जो चाहते हैं आप उसको मानिए, तभी हम आपके साथ कॉपरेट करेंगे। और ये शायद ये चीज़ें थी जिन्होंने एक फाउंडेशन दी आज़ादी की, जो आगे चल के आपको, जैसे आप जानते हैं कि 1930 में फिर जब कांग्रेस के सभी लोगों ने मिल बैठ के पूर्ण स्वराज्य की बात की, तो मुझे लगता है शायद ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आगे जाके एक फाउंडेशन बनी और जो एक आज़ादी का हमारा सपना था वो साकार हुआ। सर, ये कहना गलत नहीं होगा कि गांधी जी कॉमन मैन की तरह ज़्यादा सोचते थे। लीडरशिप से लीडर होने से, लीडर तो वो थे ही, लीडर के साथ साथ वो कॉमन लोगों के बीच में उनके थॉट प्रोसेस से चलते थे, पहले उनके बारे में सोचते थे। ये कहना गलत नहीं होगा, बिकॉज हमने देखा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता था लोगों के साथ, इसीलिए लोग उनको फॉलो भी करते थे। देखो, इसमें आपको अगर हम गांधी जी के थॉट की बात करें, हम पीछे आप ये देखिए, आज 100 साल के बाद हमारे देश में अभी भी कई समस्याएं हैं, जिसमें हम एजुकेशन की बात कर सकते हैं, छोटे छोटे कई इशू हैं। लेकिन आप अगर इनको 100 साल पीछे देखें तो गांधी जी ने इन चीज़ों को उस दौर में उठा लिया था। यानी कि लीडर का विजन सिर्फ यही नहीं हो सकता है कि वो सिर्फ एक चीज़ को सोचे या आंदोलन करे, वो आने वाली चीज़ों को भी अपनी नज़र से देख पाए। तो गांधी जी में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक थॉट था शिक्षा को लेके, छुआछूत को लेके, और सबसे बड़ी बात जो देश में हमारी पॉपुलेशन थी जो आज बहुत ज़्यादा है, उस कुटीर उद्योग को लेके गांधी जी का एक था, जिसके लिए आप जानते हो कि खादी पे कितना एम्फेसाइज किया गांधी जी ने। तो एक नेता के तौर पे, चाहे वो फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो उनको पता था कि कल दिन अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो सस्टेन कैसे करेगा, उसकी सस्टेनेबिलिटी मॉडल क्या होगा, लोग आपस में कैसे भाईचारे के साथ रहेंगे। तो उसके लिए भी गांधी जी ने उसी दौर में सोचना शुरू कर दिया था। और शायद यही वजह है कि आज हमारा देश जो इतना मजबूत लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है, जिसकी हम खुश होके दुनिया में मिसाल भी देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सोच है जिसका एग्जीक्यूशन दिखता है। और हमारी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, और जब हम सक्सेसफुली
जो भी सरकारें आ रही है, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या पिछली सरकारें भी हो, सब सरकारों ने पावरफुल तरीके से नए थॉट के साथ, नई चीज़ों के साथ उनको एग्जीक्यूशन किया है। जी सर, वो मूल विचारधारा की हम बात कह सकते हैं कि मूल विचारधारा के साथ उन्होंने इन सब चीज़ों को फॉलो किया है। सर, अगर हम बात करें उस समय की, तो उस समय के जो वर्ल्ड पे इम्पैक्ट था गांधी जी का, हमने देखा है कि जैसा कि पूरे विश्व में, हम भारत की बात नहीं करेंगे, पूरे विश्व में गांधी जी का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है। लोग गांधी जी को बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा के नाम से जानते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसी कौन सी खास बात रही होगी उनमें कि आज पूरा विश्व उन्हें जानता है, पूरे विश्व में उनको इतनी तवज्जो दी जाती है? देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप एक चीज़ नोट करो कि एक आदमी जो उस ज़माने में, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन एक अच्छी फैमिली से थे, चाहते तो वो भी, जैसे आज हम अपने अच्छे लिबास पहन के हम जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, उन्होंने कॉमन मैन के कॉज को देख के धोती में रहे, खादी पहना, सभी उस चीज़ को छोड़ दिया जो एक भोग विलासता की चीज़ थी। मतलब एक कॉमन मैन की तरह आदमी थी, जहाँ उनको लगा पैदल चले। अगर हम जैसे हम दांडी नमक यात्रा की बात करते हैं, तो ये गांधी जी ही थे जिन्होंने इस आंदोलन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो दांडी यात्रा में पैदल चले और लोग जुड़ते गए और अंग्रेज़ों को उनके आगे झुकना पड़ा। तो उन्होंने, जैसे हम कहते हैं कि लीडरशिप का थॉट क्या होता है, एक विज़न क्या होता है, हमें लगता है कि एक लीडर होता है कि जो समाज को एक दिशा दे। तो मुझे लगता है कि गांधी जी ने वो एक दिशा दी जी। उस सोच को बदला कि हमें उन चीज़ों को भी उठाना पड़ेगा जिससे लोग त्रस्त है, क्योंकि कॉमन आदमी कब सोच पाएगा जी। अगर वो अपनी चीज़ों से ही नहीं निकल पाएगा तो वो कैसे सोच पाएगा आगे के बारे में, देश के बारे में। तो गांधी जी ने उन सब चीज़ों को कनेक्ट किया और आप देखो कि नमक आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन था। वो कहीं ना कहीं वो देश को जोड़ने का भी एक आंदोलन था कि जो चीज़ हमारे देश में होती है उसी के लिए हमें इतना टैक्स देना पड़ता है जी। तो शायद यही वजह है कि आज गांधी जी की जैसे हम बात करते हैं, गांधी जी हमारे देश में ही नहीं, अगर आप पूरी दुनिया में जाके देखो तो कई देश होंगे जहां आज भी आपको गांधी जी के फॉलोअर, उनके स्टैचू, उनकी चीज़ें और वो चीज़ें मिल जाएंगी। इसकी मेन वजह क्या है कि गांधी आज एक नेता नहीं, एक थॉट बन चुके हैं जी। वो सिंबल ऑफ इंस्पिरेशन कहलाते हैं, हम ये कह सकते हैं। जैसे कि सर पूरा विश्व जानता है उनके द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन, जो जिनको उन्होंने फाइनल डेस्टिनेशन तक भी पहुंचाया है, जैसे सत्याग्रह हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। इसमें जो उनकी भूमिका थी, इस पर आप थोड़ी सी दृष्टि डालें। देखो, गांधी जी के बारे में ये था, उनका हमेशा ये था कि हमें कोई भी काम करना है, सबको इन्वॉल्व करना है जी। और हमें सत्य का मार्ग लेना है और नॉन वायलेंस जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आज हम किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी इशू को लेके, छोटी सी बात, कॉमन मैन की भी बात करें, हम बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं कि नहीं गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं हुआ, या हम खुद भी नहीं कर पाते। लेकिन बापू का हमेशा ये कहना था कि आपको कोई भी काम करना है या आपको कोई बड़ा चीज़ अटेंड करना है, सबसे पहले आपको उस पर स्टिक होना पड़ेगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और उन्होंने इसी का रास्ता इख्तियार किया, सिंपल लोगों के बीच गए। छुआछूत की बात हो तो गांधी जी हरिजन बस्ती में रहे, उनके लिए काम किया। मैंने कहा कि उद्योगों की बात हो तो गांधी जी ने खादी का नारा दिया, सभी से कहा कि आप खादी पहनिए। चरखा जो आज इतना सिंबॉलिक है जी। इसकी जो घर घर में आज देखते हैं कि आप लोग, एक व्यवसाय है, तो एक गांधी जी का थॉट था। एजुकेशन के बारे में उनका ये मानना था कि जब तक हमारे ग्रास रूट में सबको एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक वो अपने देश के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो ये थॉट ऑफ फिलॉसफी अपने आप में एक चेंजिंग है बहुत, मतलब किसी सोसाइटी के लिए क्या चाहिए होता है, ये सब वो चीज़ें हैं या वो फैक्टर हैं जो समाज को बदलाव लाते हैं। और गांधी जी ने अपने आंदोलनों के तहत, अपने आंदोलन में उन्होंने इसी चीज़ पे एम्फेसाइज रखा और इसी के तहत उन्होंने अपनी बात रखी जी। और शायद यही बात है कि उनसे बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखते भी थे, नहीं भी रखते थे, लेकिन फिर भी उनके लिए उनका सम्मान कभी कम नहीं हुआ जी सर। सर, जैसा कि हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में, तो शिमला से उनकी कनेक्टिविटी जो रही है, उनकी यात्रा, पूरी लाइफ जर्नी जो रही है, उसमें शिमला की एक अहम भूमिका रही है। उनका जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस की बात करते हैं हम, जो हिस्ट्री में लिए गए हैं, चाहे गांधी जी का शिमला आना, बहुत सी यात्राएं उन्होंने यहाँ पे की हैं, उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि ब्रिटिश इरा में जो शिमला थी, जहाँ हम बैठे हैं, कि मतलब ये उस दौर में समर कैपिटल थी जी। तो जितने भी मेजर फैसले हुए हैं देश के, वो यहाँ पे हुए हैं। तो गांधी जी शिमला करीब 10 बार आए हैं जी। और गांधी जी सबसे पहले 1921 में टॉय ट्रेन से आए हैं, जिसमें उनके साथ
कस्तूरबा गांधी जी भी थी जी। और माननीय मदन मोहन मालवीय जी भी थे। जी तो उस दौरान जो अलग अलग सब्जेक्ट थे, अलग अलग इशू, उन पे चर्चा के लिए गांधी जी यहाँ आते रहे। जी। और उसके बाद गांधी जी की जो दूसरा दौरा हुआ वो 13 मई 1931 को हुआ। जी तो उसके बाद फिर गांधी जी की जो तीसरी वार्ता थी वो 15 जुलाई 1931 को हुआ। बापू को लॉर्ड विलिंगटन से वार्ता उनको करनी थी जी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। और 26 अगस्त 1931 को फिर शिमला आए, जिसमें जैसे मैंने अभी दांडी यात्रा की बात की, नमक पे लगे टैक्स को हटाने के लिए उस पर विस्तार से चर्चा हुई। और इसके बाद बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 1939 में, तो 4 सितंबर 1939 में गांधी जी फिर शिमला आए। जी और इसके बाद वो जब गांधी जी शिमला में, यहाँ पे बहुत सारे जगह है जहाँ गांधी जी अक्सर रुका करते थे, जिनमें मनोर विला है और उसके बाद शांति कुटीर हैं। तो गांधी जी यहाँ अपने अनुयायियों के साथ रहते थे और ब्रिटिश के साथ जो भी वार्ता होती थी उसमें करते थे। लेकिन जो बापू का जो लास्ट विजिट था वो 3 मई 1946 को था, जब वो आए शिमला। लेकिन कहते हैं कि इतिहासकार जो कहते हैं उस बारे में, क्योंकि उस समय देश में इतनी उथल पुथल हो चुकी थी, ब्रिटिश एम्पायर ने ये तय कर लिया था कि भाई उसे हिंदुस्तान को आज़ाद करना है। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान में बीच में कुछ दंगे भड़क गए या कुछ तरह, तो बापू का जो शरीर तो शिमला में था, जी। लेकिन उनका मन देश के अलग अलग हिस्सों में था जहाँ अशांति थी। जी जी सर, जैसा कि हमारी जानकारी के अनुसार आपने गांधी जी की 150th जो जयंती है इस पे एक सॉन्ग उन्हें डेडिकेट किया है, तो आइए नज़र डालते हैं उस सॉन्ग पे। जी जरूर। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान नाड़े रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो सकल लोक मान सहने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काज मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। बहुत ही अच्छे पंकज जी, धन्यवाद। इट्स वाज रियली अमेजिंग। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे जो शिमला कॉन्फ्रेंस प्लान था उसमें गांधी जी की भूमिका के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। ओके, मीनाक्षी देखिए, 1945 में जो यहाँ के वॉइस रहे थे लॉर्ड वेवल, उन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस करके एक वेवल प्लान दिया था, जिसमें ये था कि अगर हम एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे जिसमें 15 मेंबर होंगे और उसमें 5 लोग कांग्रेस के होंगे, 5 मुस्लिम लीग के होंगे और कुछ लोग दूसरे समुदाय से होंगे, और इसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे और खुद वाइसरॉय होंगे। जी
तो इसको लेके एक सहमति बन, ताकि जो सत्ता का हस्तांतरण है भारतीय लोगों को वो आसानी से किया जा सके। लेकिन ये प्लान उस ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, मुस्लिम लीग भी इस पर एग्री नहीं था और ये बात नहीं बन पाई। लेकिन हाँ, ये शायद कहीं एक फाउंडेशन रही फिर आगे के लिए, जब तकरीबन 2 सितंबर 1946 को एंट्रीम गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने और सरदार पटेल जी होम मिनिस्टर बने। तो लेकिन मुस्लिम लीग ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि गांधी जी का जो थॉट था, अगर हम गांधी जी के परिप्रेक्ष्य से देखें, वो तो कभी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के बीच में कोई लकीर खींचे जी। लेकिन मुस्लिम लीग 1940 में एडमेंट हो चुका था, उसने प्रस्ताव भी पारित कर दिया था जी। उनको ये था, वो पाकिस्तान को लेके वो अंग्रेजी बरतानिया हुकूमत से बार बार नेगोशिएशन कर रहे थे। तो 1946 के बाद चीज़ें बदलती गई और ये प्लान, जैसे मैंने कहा कि शिमला को बड़ा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारे देश में एक लकीर खींचे। उनका ये मानना था कि सब लोग, जिस तरह से उनका थॉट था कि सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस के साथ मिलजुल कर रहे हैं जी। और जिस तरह से हम कहते भी हैं, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों को लोग मिलजुल कर रहते हैं और आज भी रहते हैं। यही हमारी इस देश की ब्यूटी भी है और यही हमारे देश को सुंदर और वो भी बनाता है। तो गांधी जी कभी इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन जैसे इतिहासकार कहते हैं कि जो एक सिचुएशन उस टाइम बनी और जिस तरह से देश का विभाजन हुआ, जो कि बहुत दुखद है, तो जब देश का विभाजन हुआ, तो जब 15 अगस्त को पूरा देश खुशियाँ मना रहा था, तो गांधी जी उस वक्त दिल्ली में नहीं थे। गांधी जी उस वक्त कोलकाता में थे और वो अकेले में थे, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन, जो हमारे, उनको जिम्मेदारी थी देश का पूरा एग्जीक्यूशन को सही तरीके से संभालने की, तो उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह से देश में दंगे हो रहे हैं, पंजाब में तो मैंने 55-60 हज़ार की फ़ौज भेज दी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बापू ही थे जो वहाँ पे गए और वहाँ रहे और उन्होंने दंगों को रोका। तो माउंटबेटन ने कहा कि जो हमारी 50-60 हज़ार की फौज नहीं कर पाई, वो अकेले बापू ने किया। जी, अहिंसा और सत्य वाला जो हम बात कर रहे थे, मतलब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कितना क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी रहा होगा, इम्पैक्ट और क्या इम्पैक्ट रहा होगा और किस तरह से लोग उनकी बात को मानते थे। जी पंकज जी, अगर हम आज के संदर्भ में बात करते हैं, आज के युग में, आज के युवा पीढ़ी की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, तो आपके हिसाब से क्या रहता है, गांधी जी का क्या इम्पैक्ट है आज के वर्ल्ड में? देखिए, हम कितना भी एडवांस हो जाएं, हमें एक चीज़ बिल्कुल ग्रास रूट में माननी होगी कि अभी भी जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन चीज़ है, जो हमारे देश में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो तभी दूर हो सकती है जब हम लोग उन सभी चीज़ों पे गौर करें। चाहे हमारा एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे हमारे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे हमारे सामाजिक मुद्दे हों, उन सब के लिए हमें एक ऐसे थॉट प्रोसेस में काम करना होगा जिसमें वो वाइडर वे में सोच सकें, जैसे गांधी जी सोचते थे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि गांधी जी ने सभी आंदोलनों में लोगों को जोड़ने का काम किया। तो जैसे मैं उनके नमक आंदोलन की बात कर रहा हूँ, तो अगर ये वो गांधी जी थे जिनके लिए दांडी यात्रा, ये नमक आंदोलन कोई एक आंदोलन नहीं था जी। उनके लिए वो एक सब्जेक्ट था जिससे वो लोगों को कनेक्ट कर सके, जोड़ सके, उनमें आपसी एकता बना सके, एक समरसता बना सके। और इसकी उन्होंने वो कोशिश की ताकि एक राष्ट्र, एक लोग और सभी लोग इकट्ठे हो सकें। और मुझे लगता है कि शायद अगर एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए अब ये हम सभी की जिम्मेवारी है, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें भी ये सोचना होगा कि उस नमक की लाज हम सब लोग कितना रख पाते हैं। जी सर, ये कॉमन से कॉमन वाली बात आ जाती है। जी। पंकज जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।